morning, student. Today's our topic is government policy toward the public sector since 1991, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि पब्लिक सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं 1991 से। 1991 में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आई हैं, 1991 से पहले क्या पॉलिसीज़ थी और उसके बाद कौन सी न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं और उनमें क्या चेंजेस आई हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। In our previous lecture, we have started chapter number 3, Private, Public and Global Enterprise, where we have discussed the types of public sector enterprises. In chapter number 2, we have already done the private sector, different types of private sector enterprises. Now we are going to start government policy toward the public sector since 1991. Government policy or Government of India has introduced 4 major reforms in the public sector in its new economic policy of 1991. Government of India ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अपनी पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 4 नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी 1991 में। और ये पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव क्या था, क्यों ये पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की? बिकॉज 1991 से पहले गवर्नमेंट के पास या कह लो कि पब्लिक सेक्टर में अबाउट 17 इंडस्ट्रीज़ थी और धीरे धीरे इन इंडस्ट्रीज़ को कम करके उनकी जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ये तो न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करके जो पब्लिक सेक्टर के पास जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिड्यूस करके सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ रह गई और जिसे फर्दर रिड्यूस करके सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ जो है मेन इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट के पास आजकल चल रही हैं। पब्लिक सेक्टर में मेनली 3 इंडस्ट्रीज़ हैं और इनका मतलब इनकी रिडक्शन का कारण क्या था, हम वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। द मेन रीज़न इज़ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि इसे रिड्यूस करने का मेन कारण क्या था। जबकि पब्लिक सेक्टर के पास मैक्सिमम पावर्स थी, मैक्सिमम इंडस्ट्री सारी पब्लिक सेक्टर होल्ड कर रहा था, पर क्योंकि पब्लिक सेक्टर को इतनी पावर्स देने के बाद भी पब्लिक सेक्टर अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं दे पाया और प्राइवेट सेक्टर जो था उनकी परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी। पर प्राइवेट सेक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा उन्हें कोई भी काम करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता था, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। उनकी पॉलिसीज़ जो है काफ़ी अनलिबरल थी, इतनी टाइट पॉलिसीज़ थी, उन्हें कोई भी काम करना होता था उन्हें परमिशंस लेनी पड़ती थी, वो काफ़ी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। पर जो पब्लिक सेक्टर है उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता, उनका काम काफ़ी ईजी था, पर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 न्यू पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है, फॉरेन कंपनीज़ जो है वो इंडिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करती थी, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी न्यू इंडस्ट्रीज़ जो है वो लॉन्च हुई, इंट्रोड्यूस हुई और उन्होंने पब्लिक सेक्टर का काम जो है वो अडॉप्ट कर लिया ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो सके, नंबर 1। और सेकंड था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो रूल्स रेगुलेशंस है उन्हें लिबरल, मतलब उनके जो पॉलिसीज़ है उन्हें लिबरल कर दिया, उन्हें ढील दी गई, उनकी जो लाइसेंसिंग वगैरह उसे रिड्यूस किया गया ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें। और जो पब्लिक सेक्टर अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं कर पा रही जो कि उन्हें करना चाहिए था, और वो डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर कर पाए, इस वजह से ये 2 पॉलिसीज़ जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसकी वजह से इंडिया की काफ़ी 1991 के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। अब जो मेन पॉलिसीज़ हैं वो हम आज स्टडी करेंगे, कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है पब्लिक सेक्टर ने इंट्रोड्यूस की थी। नंबर 1 इज़ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 17 इंडस्ट्रीज़ पहले रिजर्व्ड थी, उन्हें रिड्यूस कर दिया गया, जैसे कि पहले 8 किया गया, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ 8 कर दी गई और फिर फर्दर से रिड्यूस करके 3 इंडस्ट्रीज़ कर दी गई। आज के टाइम पे इंडिया के पास सिर्फ पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ है, डेट इज़ रेलवेज, आर्मी एंड एटॉमिक एनर्जी। ये 3 इंडस्ट्रीज़ ही सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास है और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो प्राइवेटाइजेशन उनकी कर दी गई है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर चली गई है। द इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ 1956 देयर वर 17 इंडस्ट्री रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर। इन 1991 industry policy the number was reduced to 8 and in 2001 it was brought down to 3.
रहे हैं कि 1956 में 17 इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के पास थी, जिसे रिड्यूस करके 1991 में 8 इंडस्ट्रीज़ कर दिया गया और 2001 में उसे भी रिड्यूस करके सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ जो है पब्लिक सेक्टर के पास रह गई। This means after 2001, the private sector could enter in the all areas except these three. Government realized that if we allow private sector in the most of the sector, this will encourage even public sector to perform better when they will have to compete with private sector. क्या कि ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ताकि जो पब्लिक सेक्टर है वो भी मोटिवेट हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करे और प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करने की कोशिश करें, ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी प्राइवेट सेक्टर की तरह इम्प्रूव हो सके। सेकेंड पॉइंट इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट। इन डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को कम कर देना या दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना। सो पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट set of public sector enterprise. Disinvestment refers to sale of equity shares to the public sector units to private sector and public sector. क्योंकि इसमें क्या है कि कंपनीज़ के या प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स को है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में या जनरल पब्लिक को इशू कर दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं। The government decided to withdraw its holding from PSU, public sector units, and encourage more participation of private sector in managing public sector units. ये ऐसे क्यों करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक को क्यों कंपनी के शेयर्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर सेल कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो पब्लिक सेक्टर के पास प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाए और प्राइवेट सेक्टर के जो ऑनर्स हैं या जो भी उनके वर्कर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर को उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, उन्हें अच्छे से मैनेज कर सके, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। इट वॉज एक्सेप्टेड दैट इट विल इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसीज ऑफ PSU। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पब्लिक सेक्टर है वो भी इम्प्रूव कर सके, उनकी मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है उसे भी इम्प्रूव किया जा सके। इसके मेन प्राइवेटाइजेशन या इनके पब्लिक सेक्टर्स के सेल जो शेयर्स है उसे सेल करने का मेन मोटिव क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। Releasing the large amount of public funds blocked in these units and utilize them for the social priority projects such as education and health। सबसे पहले कि जो भी फंड्स इन कंपनीज़ में यूटिलाइज़ किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं, उन्हें फ्री करवाना, ताकि इन कंपनी से पैसे लगे हुए हैं गवर्नमेंट के वो पैसे जो फ्री हो जाएं और इनके वो पैसों को फर्दर जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रोजेक्ट हो गया, हेल्थ प्रोजेक्ट हो गया, इनमें ये पैसे जो है यूटिलाइज़ किए जा सके। नंबर सेकंड, रिड्यूसिंग डेट्स एंड इंटरेस्ट बर्डन। गवर्नमेंट पे जो इतनी कंपनीज़ को चलाने का, सिक यूनिट्स को चलाने का इतना बर्डन होता है, उन बर्डन को से रिमूव हो सके, उनका बर्डन जो है कम हो सके, जो उनका उधारी रहती है, डेट्स रहते हैं वो रिड्यूस हो जाए, और जो इंटरेस्ट का बर्डन होता है, जो हम कोई भी लोन देते हैं उस पर जो उन्होंने इंटरेस्ट पे करना होता है, उसका बर्डन उनसे रिड्यूस हो जाए। ट्रांसफर द रिस्क ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो रिस्क है, लॉस होने का जो रिस्क है, वो भी ट्रांसफ़र हो जाए किसे, पब्लिक सेक्टर को। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। इन कंपनीज़ में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल रहेगा तो गवर्नमेंट का, आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट से डिसीजन मेकिंग में बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इन्हें पेपर वर्क काफ़ी होता है, डिसीजन लेने में इन्हें महीनों लग जाते हैं, या फिर इनका जो इनिशिएटिव्स है, इनोवेशंस है, वो नहीं हो पाते। ये सब चीज़ें कम करके प्राइवेट सेक्टर के अंडर रहेगा तो फिर क्या होगा कि अपने डिसीजंस भी जल्दी ले पाएंगे, इनिशिएटिव्स भी होंगे, और अपने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट अर्न करने के लालच में ये अपना काम जो है अच्छे से करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज़ अ डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपली। एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की मोनोपली रहती थी पहले, तो अब गवर्नमेंट की जो मोनोपली है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा सेक्टर्स होंगे, ज़्यादा मतलब एक ही सेक्टर में ज़्यादा कंपनीज होंगी, आपस में कंपटीशन रहेगा, हर कंपनी जो है सस्ते कम रेट्स पे अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। नंबर सेकंड, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके बेनिफिट्स जो है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ अ पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स। अब सिक यूनिट्स क्या होते हैं? सिक यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो
जितने डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स होते हैं या जितने नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो भी अर्न करने के काबिल नहीं रहते, उनकी वो जो वर्किंग है वो इतनी नीचे चली जाती है, इतनी पुअर हो जाती है कि वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते। ऐसे बिजनेसेस को, ऐसे यूनिट्स को सिक यूनिट्स कहा जाता है। अब सिक यूनिट्स के रिगार्डिंग क्या उनकी पॉलिसीज़ थी? All the loss-making public sector enterprises were handed over the BIFR, Board of Industry and Financial Reconstruction। जितने भी सिक यूनिट्स थे जो कि लॉस अर्न कर रहे थे पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर को हमेशा वो नुकसान ही पहुंचा रहे थे, उन्हें किसी तरह के उनसे बेनिफिट नहीं हो रहा था, ऐसे यूनिट्स को हैंड ओवर कर दिया गया, दे दिया गया किसे? BIFR। देन फर्दर जो BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन यूनिट होता है, ये डिसाइड करता है दिस वेदर दिस यूनिट शुड बी वाइंडेड अप और टू रिवाइव, कि इन्हें वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है, सिक यूनिट को बिल्कुल ही बंद कर देना है, या फिर इसे रिवाइव करना है, इसकी जितने भी रिहेबिलेट करना है, मतलब कि इसे दोबारा से इसमें काम करना शुरू करना है ताकि इसे इसकी वर्किंग इंक्रीज करनी है और बेनिफिट्स अर्न करने की कोशिश करनी है इससे। सो BIFR ये डिसाइड करता है कि हमने इस यूनिट को बंद करना है या इसे चलते रखना है ताकि इसकी जो सिक यूनिट को हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। There was lot of opposition shown by the workers and employees of units which were decided to be closed down। अगर कोई सिक यूनिट क्लोज करना है तो उस टाइम पे जो इसके वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो काफ़ी अपोजिशन क्रिएट करते हैं कि उसके खिलाफ जाते हैं इस डिसीजन के। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप नेशनल रिन्यूअल फंड to rehabilitate and compensate the workers and offer the various voluntary retirement scheme। तो फिर गवर्नमेंट को उन वर्कर्स, उन एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह उन्हें देने पड़ते हैं कि वो या तो कंपनीज़ को छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाएं या उन्हें कंपनसेट किया जाए, या फिर उनको रिटायरमेंट की स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम भी उन्हें इंट्रोड्यूस की जाती है कि वो अपना काम छोड़ के रिटायरमेंट ले लें। There are many enterprises which are very sick and government is not in the position to feed them anymore। That is why the government has to take the harsh step to closing these units after providing safety to the workers of these units through National Renewal Fund। वैसे वर्कर्स को फंड्स कंपनसेट करने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की हुई है, नेशनल रिन्यूअल फंड, जिससे संघ के कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जाता है, उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पर कुछ एक टाइम पे कंपनीज इतनी ज़्यादा पुअर कंडीशन में हो जाती है और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता कि वो इस तरह की कंपनीज़ को चला सके। सो उस टाइम पे कुछ हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, कंपनीज़ को बंद करना पड़ता है और गवर्नमेंट को उन वर्कर्स को नेशनल रिन्यूअल फंड के थ्रू जो कंपनसेशन है वो देना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर इज़ गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, कि पब्लिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेफरेंसेस दी गई हैं। दे आर गिवन द टारगेट्स टू अचीव दिस टारगेट्स। These units are granted operational freedom, but they are accountable for not achieving the result on time। Through MOU, the unnecessary interference of ministry can be reduced and the autonomy is granted to these units, but they are held accountable फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट। कह रहे कि नहीं, कुछ पब्लिक सेक्टर को कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने ये टारगेट अगर अचीव कर लिए तो फिर आप जो है आपकी जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वो रिड्यूस हो जाएगी, आप अपने रिजल्ट अचीव अगर करने के सक्षम हो, लायक हो, तो आपकी गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंसेस है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। बस कुछ एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए आपको गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रहोगे, उसके जवाब देना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी। पर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसे रिड्यूस करने की उसमें बात की गई है। इसमें अंडरस्टैंडिंग एक मेमोरेंडम हो गया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में, अगर आप ये टारगेट अचीव करते हो तो आपको सिर्फ अपने रिजल्ट के लिए गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा, मिनिस्टर्स के पास आपको जाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के ओवरऑल कंट्रोल इंटरफेरेंसेज है उसे रिड्यूस करने की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट इज़ अ ग्लोबल एंटरप्राइज, जो थर्ड टाइप थी वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेज। इसमें प्राइवेट सेक्टर की हमने बात कर ली, पब्लिक सेक्टर की बात कर ली, अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज। ग्लोबल मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ अ मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स बहुत सारे एंड नेशनल मीन्स नेशंस। सो मल्टी मीन्स बहुत सारे और नेशनल मीन्स नेशंस, जो अलग अलग नेशंस में जो कंपनी काम कर रही है, वर्क करती है, और दैट कंपनीज इज नॉन एज मल्टी नेशनल कंपनी।
सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्री, एक कंपनी जो काफ़ी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, दैट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी और इट इज़ अ ग्लोबल कंपनी. सच अ कंपनी हैज़ ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. ऐसी कंपनी जो होती है जिनके वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या ब्रांचेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं. एन MNC is also known as ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइज, इंटरनेशनल एंटरप्राइज. इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज लोकेटेड इन वन कंट्री, दैट इज़ अ होम कंट्री, जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई है. उनका जो हेडक्वार्टर है वो एक ही कंट्री में होता है और बाकी सभी कंट्रीज़ में उनकी क्या होती है, होस्ट जो ऑफिसेज होते हैं उसे कहा जाता है होस्ट कंट्री. द MNC गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री. जो MNC है वो मोस्टली जो इनकॉर्पोरेट, काम पे इनकॉर्पोरेट होती है, काम पे इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो होती है उनकी होम कंट्री में. एग्जांपल के तौर पे हम इसमें ले सकते हैं नाइकी, रिबोक, लॉरियल, सोनी, LG, सैमसंग, हुंडई, कोको कोला, ये सब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ MNC. फीचर्स क्या हैं? नंबर फर्स्ट इज अ जाइंट साइज. जाइंट साइज मतलब इसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है. जाइंट साइज मतलब इनके एसेट्स, इनकी जो एसेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है. ये अपना बिज़नेस भी लार्ज स्केल में, क्योंकि कई कंट्रीज़ में ये अपने बिज़नेस करते हैं तो इनका बिज़नेस भी लार्ज स्केल में होता है. इनके ऑपरेशंस भी बहुत बड़े होते हैं. इवन कुछ एक कंपनी से बिलियंस डॉलर्स में वर्क करती है. जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिजिकल एसेट ऑफ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की जो एसेट्स हैं वो $8 मिलियन में थी. मतलब इतने ज़्यादा उनके एसेट्स होते हैं. तो their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceed to GNP, gross national product से भी उनकी सेल्स जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कंट्री की जो GNP होती है उससे भी एक्सीड कर जाती है. इवन इनके ऑपरेशंस इतने ज़्यादा होते हैं. नंबर सेकंड इज सबसे पहले जाइंट साइज है. इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है. अब इसमें हमने क्या क्या बात की है, इनके एसेट्स की बात की है, सेल्स की बात की है, इनकी फिजिकल एसेट्स की बात की है, इनके ऑपरेशंस की बात की है. सभी जाइंट साइज़ के होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑपरेशन. नाम से क्लियर है, इनकी जो ऑपरेशन है, इनकी जो वर्किंग है अलग अलग नेशंस में होती है. ये नहीं है कि एक ही नेशन में इन्होंने सारा काम करना है, बल्कि अलग अलग नेशंस में इनकी ब्रांचेस जो है किसी अलग अलग नेशंस में होती हैं. इनकी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, गोडाउंस वगैरह अलग अलग नेशंस में होते हैं. सो इनका वर्किंग जो है वो अलग अलग नेशंस में होती है. सब्सिडीज, होस्ट कंपनी या होम कंट्रीज वगैरह अलग अलग सब कुछ होता है. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. ऐसी जो कंपनीज होती है ये ऐसे नहीं है कि किसी को भी अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय रख लिया. ये सिर्फ प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं. इनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल होती है. ये काम बहुत ही सोच समझ के प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. इन्हें खर्चे का तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है. ये हर काम के लिए प्रोफेशनल को हायर करते हैं. नेक्स्ट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. इनका जो कंट्रोल है वो ये सेंट्रलाइज होता है. एक ही डिपार्टमेंट के अंडर सारा कंट्रोल होता है. द ब्रांचेस ऑफ MNC स्प्रेड इनटू डिफरेंट कंट्रीज एंड कंट्रोल एंड मैनेज्ड from the headquarter located in the home country. All the branches operate within the policy framework formed by headquarter. इनका जो भी काम है ये हेडक्वार्टर से ही डिसाइड होता है कि उन्होंने क्या काम करना है, कैसे काम करना है. ये नहीं है कि हर कंट्री या कंपनी के हर ब्रांच अपना अलग अलग काम करी जाए, ऐसा कुछ नहीं है. इनके सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो हेडक्वार्टर में डिसाइड होते हैं, जो इनकी होम कंट्री में होता है. Oligopolistic powers. Next point is oligopolistic powers. Oligopoly means power in the hand of few companies only. ऐसे कंपनीज की पावर जो है few companies के हाथ में होती है. Due to their giant size, the multinational company occupy dominating position in the market. They also take over other firms to acquire huge power. For example, Hindustan Unilever acquired the Tata Oil Mill Ponds India टू इम्प्रूव द मार्केट शेयर. अब ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, अब ऐसी जो कंपनी होती है ये ओलिगोपोली होती है. मतलब ये पूरी कंट्री के मैक्सिमम शेयर्स जो हैं ये अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं. सो अब एक मार्केट में अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन बनाने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज को भी परचेज करने की, उन्हें एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने टाटा ऑयल्स मिल को, पॉन्ड्स इंडिया एटसेट्रा, इन कंपनीज़ को एक्वायर कर लिया, परचेज़ कर लिया, अपने अंडर कर लिया. इससे क्या होता है, इनकी मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इनका मार्केट में कंट्रोल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. MNC मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि ये
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, मतलब कि अप टू डेटेड प्रोडक्ट्स जो है उसे प्रोड्यूस कर सके, उसे सप्लाई कर सके। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इनिशिएटिव्स जो है, इनोवेटिव्स जो है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसे यूज़ करते हैं ताकि ये किसी भी चीज़ में ये पीछे ना रह जाएं, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो अप टू डेट हो, न्यू टेक्नोलॉजी से हो और लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेशनल मार्केट। इनकी मार्केट जो है वो इंटरनेशनल होती है, क्योंकि इन्होंने एक कंट्री में तो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना, इन्होंने कई कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। सो इनकी मार्केट जो है, उनकी जो टारगेट मार्केट है, ये भी इंटरनेशनल लेवल की होती है। कई कंट्रीज़ को ये टारगेट करके अपना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर। इट रेफर्स टू ए पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब दो फर्म्स आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। व्हेन टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज, देन इट इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनीज 1 और 2 दोनों मिलके एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? जॉइंट वेंचर। द टू फर्म्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। दो कंपनीज क्या करती है? अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से जॉइंट वेंचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जॉइंट हैंड विद IPCOL, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया IPCOL के साथ टू प्रमोट IPI टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड। एक न्यू कंपनी बनाई है, क्या नाम रखा है उसका? IPI टाटा प्लस IP दोनों का इन्होंने कंबाइन करके रख लिया, प्लस नाम आ गया स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज Maruti Company of India and Suzuki Company of Japan joined together। इंडिया की जो मारुति कंपनियां और सुजुकी कंपनी जापान की, दोनों ने आपस में जॉइंट वेंचर किया और क्या न्यू कंपनी स्टार्ट हो गई? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज द फीचर्स। फीचर्स क्या है इसके? रिडक्शन, रिड्यूस कंपटीशन। सबसे इससे कंपटीशन, जो आपस में कंपटीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब दो कंपनीज आपस में टुगेदर इकट्ठी हो गई तो ये इन दोनों कंपनीज का जो आपस में कंपटीशन था वो रिड्यूस हो गया और इकट्ठे मिलके दूसरों के साथ compete करना शुरू कर दिया। और जो इनके रिसोर्सेज थे जो पहले वेस्ट हो रहे थे वो भी इन्होंने यूटिलाइज करने शुरू कर दिया और अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। रिड्यूस रिस्क, जो आपस में कंपटीशन की वजह से इनका रिस्क था कि हमारे शेयर्स कहीं उनके पास ना चले जाए, तो वो रिस्क जो है रिड्यूस हो गया। प्रोडक्शन ऑफ फॉर स्मॉल कंपनीज। स्मॉल फर्म्स कैन जॉइन टुगेदर। इसमें क्या है कि छोटी छोटी कंपनीज जो है इकट्ठी मिल जाती है और जो स्मॉल कंपनीज के लॉस होने का जो टेंशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, उनको स्मॉल कंपनीज की प्रोटेक्शन हो जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मे बी एक फर्म जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकती, पर इकट्ठे मिलके 2-3 फर्म्स जब इकट्ठी मिल जाती है तो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर पाती है। बेटर कंपिटेंस, अपनी परफॉर्मेंस वो अच्छे से दे पाते हैं। लार्ज कैपिटल, जब ज़्यादा कंपनीज इकट्ठी मिल जाती है तो इनकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। एंड रिडक्शन इन कॉस्ट, जब छोटी कंपनी कोई काम कर रही होती है तो ये काम जो है मैक्सिमम काम बाहर दूसरी कंपनी से ही करवाती हैं, तो इस केस में उनको कॉस्ट जो है ज़्यादा पे करनी पड़ती है। पर जब वो खुद ही सारा काम खुद करना शुरू कर देती है तो उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। हम इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर कंपनीज। इसमें दो से ज़्यादा कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इनकी इसमें क्या होता है कि ज़्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इस वाले हम इसका मीनिंग करेंगे। द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप डिस्क्राइब द गवर्नमेंट सर्विस और पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस वेंचर which is funded and operated through the partnership of government and one or more private companies. Such scheme are also referred as PPP or P3 or PQ। ऐसी कंपनीज जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी होती है, दूसरी पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, जिनका आपस में वेंचर हो जाता है, जॉइंट वेंचर हो जाता है, या फिर जो आपस में मिलके काम करना शुरू कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दो नाम से क्लियर हो रहा है। जहाँ पे एक कंपनी पब्लिक होती है और दूसरी प्राइवेट कंपनी होती है, दोनों की आपस में पार्टनरशिप हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसी के नाम से इसका नाम क्या बढ़ रहा है? PPP। तीनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर लिए गए हैं
तो इसे P³ या P3 भी कहा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। फर्स्ट पॉइंट है कि एक कंपनी पब्लिक सेक्टर की होती है, दूसरी प्राइवेट सेक्टर की होती है, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दोनों अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स या अपने अपने जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं और नई जो कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इन सम टाइप्स ऑफ PPP द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज borne by the user of services, not by the taxpayer, and in some the cost of providing services borne wholly or partially by the government। अब इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं, कई बार तो जिसने सर्विस यूज़ की है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर ने यूज़ की है, तो उन्हें खुद से बेयर करना पड़ता है। पर कुछ केसेस में होली जो है वो गवर्नमेंट को, होली या पार्शली पूरी या आधी जो है वो गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ती है। प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी, अब इन्हें प्रोजेक्ट दैट एम क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ कैपिटल सब्सिडी। अब कुछ एक कंपनीज ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है उन्हें सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। अब सब्सिडीज़ क्या होता है, उन्हें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इतने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपको लैंड की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दी जाएगी। तो ऐसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, टैक्स उनका रिड्यूस कर दिया जाता है। फोर्थ इज द प्रॉब्लम विद PPP। The main problem with PPP project is that private investor obtained a rate of return that was higher than the government bond rate, even though most of the income risk is borne by the public sector। क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये इनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, उनसे चेंज होता है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को कुछ तरह के इनकम रिस्क जो है वो बेयर करने पड़ते हैं। इस हम 2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ PPP इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन एग्रीड रेशो। जो इनकी जो रेवेन्यूज़ है, जो इनकी इनकम है, जो भी इन्होंने रेशो पहले डिसाइड की गई है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, वो उनको उस एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग ही उनका रेवेन्यू जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। कि मेन मोटिव क्या होता है कि हमने पब्लिक प्रोजेक्ट्स को ही, जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें अंडरटेक करना है, या पब्लिक के वेलफेयर से रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वही हमने फॉलो करने हैं। PPP इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टारगेट एट पब्लिक वेलफेयर, दैट इज़ अ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। में ये मोस्टली उन्हें ही हैंड ओवर कर, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में ऐसी पार्टनरशिप होती है जहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को पब्लिक वेलफेयर जिसका मेन मोटिव होता है, या हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन्हीं पे ऐसा की पार्टनरशिप जो है वो की जाती है। बाय दिस आवर थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 एज वेल। I will send you the list of the questions of this chapter and hope you will prepare the notes on time. Thank you.